नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा शब्द जो हम सबने सुना तो है, पर शायद उसके गहरे मतलब को कभी ठीक से नहीं समझा। और वो शब्द है हाशियाकरण। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे समाज पर कैसे असर डालता है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि हाशियाकरण असल में है क्या। फिर हम आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के अनुभवों को देखेंगे। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि हमारा संविधान इस समस्या से निपटने के लिए क्या सुरक्षा उपाय देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि यह हाशियाकरण आखिर होता क्या है। जरा सोचकर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ग्रुप में होते हुए भी एकदम अकेला महसूस हुआ हो? जैसे आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा, या आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस यही जो एहसास है ना, अकेलापन और अलग थलग पड़ जाने का, यही हाशियाकरण की जड़ है। फर्क बस इतना है कि ये किसी एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय के साथ होता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जैसे कॉपी का पन्ना होता है ना, और उसमें हाशिया या मार्जिन होता है, बस वैसे ही जब किसी इंसान या पूरे समूह को समाज के केंद्र से हटाकर किनारे पर यानी हाशिए पर धकेल दिया जाता है, तो उसे हाशियाकरण कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो उनसे ताकत, मौके और सम्मान सब कुछ छीन लिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए भारत के ही एक समुदाय का उदाहरण लेते हैं, आदिवासी समुदाय। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक कॉमिक की कहानी नहीं है। ये असल में लाखों लोगों की सच्चाई है। ये उस दर्द की कहानी है जो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ खो देने पर होता है। ये दर्द है अपनी ही जड़ों से उखड़ जाने का। तो सवाल उठता है कि ये आदिवासी हैं कौन? देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब ही है मूल निवासी, मतलब जो किसी जगह के सबसे पुराने रहने वाले लोग हैं। पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, आदिवासी कोई एक जैसा ग्रुप नहीं है। भारत में 500 से भी ज्यादा अलग अलग आदिवासी समूह हैं, और हर समूह की अपनी अलग भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ है संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन, और दूसरी तरफ है विकास के नाम पर बनी बड़ी बड़ी खदानें और इंडस्ट्रीज। ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या विकास की कीमत हमेशा किसी समुदाय की संस्कृति और उनके घर को उजाड़कर ही चुकानी पड़ती है? ज्यादातर जब हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर अजीब सी टोपी, है ना? लेकिन ये जो छवि है ना, ये सिर्फ अधूरी नहीं बल्कि काफी नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं कि वो भी हमारी ही तरह आज की दुनिया में रहने वाले नागरिक हैं, जिनके अपने सपने हैं, अपनी चुनौतियां हैं। हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारी जमीन, सब तो चला गया। अब हम जिएंगे कैसे? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस पूरे समुदाय का दर्द है जिसकी पूरी जिंदगी, पूरी पहचान ही जंगल और जमीन से जुड़ी हो। जब वही छीन लिया जाए तो पीछे बचता ही क्या है? और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। माइंस और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की वजह से जितने भी लोग अपनी जगहों से हटाए जाते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा आदिवासी होते हैं। मतलब विकास का बोझ सबसे ज्यादा वही लोग उठा रहे हैं जो पहले से ही हाशिए पर हैं। चलिए अब हाशियाकरण को एक और एंगल से समझते हैं, और वो है अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटीज के नजरिए से। देखिए, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी ग्रुप की संख्या कम है। असल में ये मसला संख्या से ज्यादा ताकत का है। होता यह है कि जब किसी समुदाय की आबादी कम होती है तो समाज में उनकी बात का वजन भी कम हो जाता है, उनकी आवाज को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है, और यहीं से वो हाशिए पर धकेले जाने लगते हैं। अब ये जो टेबल है, इसमें सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों लाखों परिवारों की असली कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें आज भी पक्का घर, बिजली या नल का साफ पानी जैसी बेसिक चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि हमारे देश में विकास का फायदा हर किसी तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। और ये चार्ट देखिए, हम सब जानते हैं कि शिक्षा ही तरक्की का दरवाजा खोलती है, लेकिन जब कोई समुदाय, जैसा कि ये आंकड़े मुस्लिम समुदाय के लिए दिखा रहे हैं, तालीम में पीछे रह जाता है, तो ये खतरनाक चक्र शुरू कर देता है। ये गरीबी और हाशियाकरण का एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जिन समुदायों को हाशिए पर धकेला जाता है वो सिर्फ बेचारे या पीड़ित नहीं होते, वो फाइटर्स होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, वो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, एक साथ मिलकर लड़ते हैं और एक बेहतर कल के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि इतनी बड़ी और मुश्किल समस्या का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि जवाब की शुरुआत हमारे अपने संविधान से होती है। हमारा जो संविधान है ना, वो सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब नहीं है, वो एक वादा है। देश के हर एक नागरिक से किया गया वादा, बराबरी का, इंसाफ का और सम्मान का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस धर्म का है, किस जाति का है या किस समुदाय से आता है। तो ये संविधान अल्पसंख्यकों की रक्षा करता कैसे है? असल में ये उन्हें कुछ बहुत मजबूत अधिकार देता है, जैसे अपनी संस्कृति को बचाने और उसे बढ़ावा देने का अधिकार, अपने खुद के स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार, और सबसे जरूरी, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इंसाफ के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे एक बार समेटते हैं और सोचते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। तो हमने देखा कि हाशियाकरण सिर्फ गरीब होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
ये एक ऐसा दर्द है जब किसी को महसूस होता है कि समाज में उसकी कोई जगह ही नहीं है, उसकी संस्कृति की, उसकी आवाज़ की कोई कद्र नहीं है। ये एक ऐसा जख्म है जो सिर्फ पैसों से नहीं भर सकता। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, संविधान में तो सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं, लेकिन उन कानूनों को असल जिंदगी की बराबरी में कैसे बदला जाए? ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। कानून और हकीकत के बीच जो ये खाई है, इसे हम सब मिलकर कैसे भर सकते हैं? क्योंकि एक बराबरी वाला समाज बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। सोचिएगा जरूर।